गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, माय वेल विशर्स। मैं फाउंडर ऑफ न्यू दृष्टि क्लासेस आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद हेमंत सर में स्वागत करता हूं। तो आज हम फिजिक्स की इस कड़ी में फिजिक्स 10th क्लास के पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 10th में फिजिक्स के सिलेबस में 5 अध्याय दिए चुके हैं। 5 अध्याय दिए गए हैं। पहला, प्रकाश का परावर्तन। दूसरे अध्याय का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा अध्याय है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। चौथा अध्याय है विद्युत धारा। पांचवा अध्याय है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। एक छठा भी चैप्टर है और वह चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 10th क्लास के फिजिक्स में हमारे पास मुख्य रूप से 5 अध्याय है। पहला, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। चौथा, विद्युत धारा। पांचवा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और एक इंक्लूडिंग है छठा, ऊर्जा के स्रोत। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले परावर्तन को सीखेंगे। परावर्तन के वीडियोस आपके पास आएंगे। फिर अगली कड़ी में हम प्रकाश के अपवर्तन को सीखेंगे। अपवर्तन के लेटेस्ट और तमाम वीडियोस आएंगे। तीसरा, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार को सीखेंगे। फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और तब ऊर्जा के स्रोत। यानी घर बैठे आप मेरे YouTube चैनल से इस क्लास 10th के फिजिक्स को बेहतर कर सकते हैं और जितने भी अध्याय हैं उन्हें आप धीरे धीरे सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मेरा चैनल है फिजिक्स विद हेमंत सर लखीसराय। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके आपको बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन आए कि कब मैं लाइव आ रहा हूं और कौन कौन सी मेरी वीडियोस आ रही है। तो कतई जहर वाला आपको लाइक करना है और तमाम घर बैठे इन वीडियोस को देखकर अपने सिलेबस को कंटिन्यू करना है, अपने सिलेबस को मेंटेन करना है और घर बैठे ही आपको पढ़ने का एक सुनहरा अवसर आने वाला है। आपको मौका मिल रहा है मुझसे सीखने का घर बैठे। तो चलिए अब हम इस बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बिना समय बर्बाद किए हम आज
स्टार्ट करते हैं अपना पहला अध्याय का पहला वीडियो, प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलिए तो मैंने अभी आपको समझाया कि हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हैं हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो सर, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? आप सबसे पहला पॉइंट्स ये देखें कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। लाइट क्या है? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये ऊर्जा करती क्या है? तो यह ऊर्जा हमें देखने का ज्ञान देती है, हमें देखने का संवेदना देता है, हमें देखने की जो है कैपेसिटी देती है, हमें देखने का नॉलेज और सेंस देता है। तो इस तरह से आपने सीखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने का ज्ञान देता है, देखने की संवेदना देती है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी वस्तु को देखने का ज्ञान देता है, जो किसी वस्तु को देखने की संवेदना देती है। तो क्लियर है? हमने यहां तक समझ लिया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा और यह देखने का ज्ञान देता है। अब मैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको समझाऊं जो आप सीखें। अगर हम इस ऊर्जा की बात करें, अगर हम प्रकाश ऊर्जा की बात करें, तो प्रकाश अगर एक ऊर्जा है तो इस ऊर्जा को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, दूसरे रूप में बदल सकते हैं, दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मैंने कहा कि अगर यह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो हम इसे दूसरे रूप में भी, ऊर्जा के दूसरे रूप में भी बदल सकते हैं। जैसे आप सौर प्लेट घर में लगाते हैं, तो जब सौर प्लेट घर में लगाते हैं तो सौर प्लेट पर जब धूप पड़ती है, जब प्रकाश पड़ती है, तो वह ऊर्जा बिजली में बदल जाती है। तो हुआ ना, प्रकाश को दूसरे ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश को हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं। एक साथ और इसमें एक बात और जोड़ी जा सकती है कि अगर प्रकाश ऊर्जा को दूसरे रूप में बदल सकते हैं तो हम इसे दूसरे रूप से प्राप्त भी कर सकते हैं, दूसरे रूप से प्राप्त भी कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी बिजली कटती है,
तो बादल के टकराने से एनर्जी आती है और वह एनर्जी आपको प्रकाश के रूप में, एक चमक के रूप में मिलती है और गड़गड़ाहट की आवाज होती है। इसका मतलब बादलों के टकराने से एक ऊर्जा का निर्माण हुआ और वह ऊर्जा प्रकाश है। तो हमने सीखा कि प्रकाश इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यह देखने का ज्ञान देता है, देखने की संवेदना देती है। और मैंने इसमें जोड़ा कि अगर प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है तो यह दूसरे रूप में भी बदल सकता है। और उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि जब आप सौर प्लेट को धूप पर रखते हैं तो धूप जब पड़ती है तो वह बिजली के रूप में रूपांतरित हो जाती है, यानी प्रकाश ऊर्जा को बिजली में यानी दूसरे रूप में बदल सकते हैं। और मैंने इसमें एक और बात बताई आपको कि यह दूसरे रूप से प्राप्त भी हो सकता है, यह दूसरे ऊर्जा के रूप से प्राप्त भी होगा। जैसे बादलों के कड़कने से, बादलों के गड़गड़ाने से, बादलों के टकराने से प्रकाश ऊर्जा मुझे और आपको मिलती है। मतलब प्रकाश ऊर्जा है, देखने का ज्ञान देता है, और ये ऊर्जा दूसरे रूप में बदला भी जा सकता है और दूसरे प्रकार के ऊर्जा से भी प्रकाश पाया जा सकता है। आप इन सरल उदाहरणों से इन समान बातों को सीख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश क्या है ये बिल्कुल हमें समझ में आ चुका है। अब ध्यान दें, प्रकाश के भीतर बहुत सारे गुण होते हैं। प्रकाश के भीतर बहुत सारे गुण होते हैं। आइए हम इन गुणों की चर्चा करते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। तो हमारा जो अगला टैगिंग होगा, हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा कि प्रकाश के गुण क्या हैं। प्रकाश के गुण क्या हैं, यानी यूं कहें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो मैंने आपको समझाया सिंपल। पहला जो हम आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रकाश इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। द फर्स्ट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहला गुण बनता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का क्या है, एक रूप। दूसरा टैगिंग बनता है कि यह हमें देखने में सहायता करता है। यह हमें देखने में सहायता करता है, यानी दूसरा कह सकते हैं कि प्रकाश वस्तु को दिखलाता है। प्रकाश वस्तु को देखने का ज्ञान देता है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रकाश देखने में हमारी सहायता करता है। तीसरा मैं आपको बताऊं कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होती है। इसका जो प्रकृति होता है वो अनुप्रस्थ होता है। अब थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय तरंग को समझते हैं। 12वीं कक्षा में विद्युत चुंबकीय तरंग एक अध्याय है और उस अध्याय में हम सीखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। लेकिन इस 10th के क्लास में मैं आपको चीजें थोड़ी समझा देता हूं कि यह तरंग क्या है। देखिए, विद्युत से बना विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय
चुंबकीय से बना चुंबकीय क्षेत्र जब ये दोनों परस्पर क्रॉस करते हैं, यानी जब ये दोनों परस्पर लंबवत मिलते हैं, जब ये दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत मिलते हैं, तो लंबवत मिलने के बाद इनसे एक लंबवत तरंग निकलती है। जैसे उदाहरण के तौर पे जरा मैं आपको समझाऊं, जरा आप सीखिए। विद्युतीय क्षेत्र मान लीजिए कि ये आपका विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है। और अब हम चुंबकीय क्षेत्र को ड्रॉ करते हैं। तो मैंने जो लाल कलम से बनाया ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये विद्युतीय क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। इन दोनों के विक्षोभ, इन दोनों के लंबवत मिलने के कारण, इन दोनों के लंबवत मिलने के कारण, इन दोनों के लंबवत मिलने के कारण एक तरंग चलता है जो इनके लंबवत है, और वही तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जब कोई तरंग माध्यम में लंबवत चलता है तो वो अनुप्रस्थ होता है। ये क्लास 9 में आपने सीखा होगा। तो बन गया ना कि यह प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और यह विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति में अनुप्रस्थ होता है। तो मैंने 3 गुण आपको समझाया कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश देखने में हमारी सहायता करता है, चीजों को दिखलाता है। तीसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अब हम आगे देखेंगे नंबर 4 में देखेंगे कि प्रकाश प्रायः सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। तो अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाए कि प्रकाश के कितने गुण हैं या प्रकाश के गुण लिखें, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश देखने में मदद करता है, वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ है, और चौथा हम कह सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो हम इन चीजों को सीख चुके हैं कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ये हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो हम सीखेंगे कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु क्या है? प्रदीप्त वस्तु से क्या समझते हैं? यानी अगर हमसे पूछा जाए, प्रदीप्त की इंग्लिश हो गई ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस बॉडी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ल्यूमिनस बॉडी क्या है, प्रदीप्त वस्तु क्या है, ल्यूमिनस बॉडी क्या है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। दीप्त, दीप्त, दीप्त यानी दिखने वाला, दिखने वाला। प्रा, प्रा, प्रा यानी प्रा मतलब होता है खुद से, जो खुद से दिख जाए वह वस्तु प्रदीप्त वस्तु होगी। यानी अगर हमसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तु क्या है, तो हम कह सकते हैं खुद के प्रकाश से दिखने वाला, खुद के प्रकाश से दिखने वाला। यानी वैसी वस्तु
जो खुद प्रकाश को बाहर निकालती हो और खुद के प्रकाश से दिखती हो। प्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तु है जो खुद के प्रकाश से दिखती है और खुद के प्रकाश से ही वो दिखाई पड़ती है और वो प्रकाश भी खुद निकालती है। तो यानी वैसी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है और अपने ही प्रकाश से दिखाई पड़ती है, वैसी वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो आपने सीखा कि वैसी वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन खुद करती हो और अपने ही प्रकाश से दिखाई पड़ती हो, वैसी वस्तु को हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे सूर्य। सूरज जो है वो खुद प्रकाश को निकालता है और चीजें उसी प्रकाश से दिखाई देती है और खुद सूरज भी उसी प्रकाश से दिखाई पड़ता है। तो सूरज प्रदीप्त वस्तु है। अब इसी में हम अगला पॉइंट खुद ऐड कर लेंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा अप्रदीप्त। अप्रदीप्त नॉन ल्यूमिनस बॉडी। नॉन ल्यूमिनस बॉडी यानी वैसी वस्तु जो खुद के प्रकाश से दिखाई ना पड़े, जो दूसरे के प्रकाश से दिखाई पड़ता हो, वैसे को हम अदीप्त वस्तु कहेंगे। यानी वैसी वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हो और प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश के कारण दिखती हो, वैसी वस्तु अदीप्त वस्तु कही जाती है। जैसे कि मैं खुद यानी मानव। क्या मानव खुद प्रकाश का उत्सर्जन करता है? क्या मानव खुद के प्रकाश से दिखता है? जी नहीं। जब मुझ पर बल्ब की रोशनी, जब मुझ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ही मुझे ये सारी वस्तु और मैं खुद भी लोगों को दिखाई पड़ता हूं। तो मानव अदीप्त वस्तु है। यानी हमने दो चीजें और सीख ली कि वैसी वस्तु जो खुद के प्रकाश से दिखाई पड़े वो प्रदीप्त वस्तु है, जो खुद के प्रकाश से न दिखकर दूसरों के प्रकाश से दिखाई पड़े वो अदीप्त वस्तु है। तो मानव अदीप्त वस्तु है, मोटर गाड़ी अदीप्त वस्तु है, साइकिल अदीप्त वस्तु है, टेलीविजन भी अदीप्त वस्तु है, क्योंकि उनके अंदर जो है बल्ब लगे हैं और बल्ब जो है वो प्रकाश करते हैं। उनके अंदर एलईडी बल्ब्स हैं, वो प्रकाश करते हैं और वो प्रकाश स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ता है। तो वो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, लेकिन सूरज, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, तो बल्ब जो है वो प्रदीप्त है, लेकिन बल्ब के कारण टेलीविजन का स्क्रीन दिखता है तो वो आपका अदीप्त वस्तु है। तो इस तरह से जैसे तारों को अपना प्रकाश नहीं होता है तो वो सूरज के प्रकाश से दिखते हैं, सूरज के प्रकाश को लेते हैं, अवशोषित करते हैं और रात में उसी प्रकाश से वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो तारा भी अदीप्त वस्तु है, तारा प्रदीप्त नहीं है, तारा एक अदीप्त वस्तु है। इस तरह से हम चीजों को सीख सकते हैं, इस तरह से हम आपके बातों को सीख सकते हैं। आप जो है इस तरह से चीजों को क्लियर कर सकते हैं कि प्रकाश का जो गुण है प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब हम चीजों को आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश के इसी कड़ी में किरण को, कि किरण क्या है। सर क्या है किरण, रे क्या है? तो मैंने 2, 3, 4 सेकंड पहले या मिनट पहले भी आपको बताया होगा कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। जी, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है।
तो प्रकाश के चलने के इसी पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश के चलने के इसी पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। अब इसे हम निरूपित कैसे करेंगे? इसे हम दिखाएंगे कैसे? किरण को बनाएंगे कैसे? तो बहुत ही आसान है। आप एक सरल रेखा बनाएंगे और सरल रेखा के ऊपर तीर का निशान लगाएंगे, यानी एरो हेडेड अ स्ट्रेट लाइन। तीर का निशान लगा हुआ सरल रेखा, ये इसके निरूपण करने का तरीका है। मतलब एक सरल रेखा के ऊपर तीर का निशान लगाकर हम किरण को बता सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरण पुंज या प्रकाश पुंज यानी बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज यानी बीम ऑफ लाइट। ये प्रकाश पुंज क्या है? पुंज यानी समूह, पुंज यानी गुच्छा। तो गुच्छा किसका? किरण का। गुच्छा किसका? प्रकाश का। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ रे। इट इज ए कलेक्शन ऑफ रे, यानी किरण पुंज में हम लिख सकते हैं किरणों का समूह। किरण पुंज यानी किरणों का समूह, किरणों का समूह। किरण पुंज यानी किरणों का समूह। किरण पुंज यानी क्या होगा? किरणों का समूह। किरण पुंज यानी किरणों का समूह। किरण पुंज यानी किरणों का समूह। किरण प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एक सरल रेखा के ऊपर तीर का निशान लगाकर हम जो है किरण को बता सकते हैं। अब किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं जरा हम नोट डाउन कर लेते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के। अगर हम बात करें प्रकाश पुंज की, तो प्रकाश पुंज 3 होते हैं। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज या अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज या अपसारी प्रकाश पुंज। अब इसके नाम पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं तो नाम से ही चीजें आपको समझ में आने लगेगी। समांतर जो एक दूसरे की तरफ और साथ जाए, समांतर, समांतर, सम बराबर, अंतर मतलब बराबर अंतर पर चलने वाली रेखा। समांतर यानी बराबर अंतर पर चलने वाली रेखा। अभिसारी,
अभी 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 तो आई हो, यानी अभी अभी तो आई हो, यानी अभिसारी का मतलब एक जगह पर आना। अपसारी का मतलब एक जगह से बाहर जाना। समांतर बराबर अंतर का। अभिसारी अभी तो आई हो, यानी एक जगह आना, एक बिंदु पर आना। अपसारी एक बिंदु से जाना। तो आपने चीजों को बहुत ही नए प्रारूप में, नए टेक्निक में, बोलचाल की भाषा में चीजों को समझ लिया कि ये बिल्कुल आसान है कि समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज क्या है। अगर बहुत सारी किरणें बराबर दूरी पर चले, मतलब यूं कहे समांतर बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर एक ही दिशा में जाने वाला किरण, बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर, इनकी दूरियां बराबर है और एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर ऐसा हो तो हम इसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। हम इन्हें क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब अभिसारी ये किरणें जरा गौर फरमाइएगा, ये तीनों किरणें जो है इस बिंदु पर आ रही है, ये तीनों किरणें जो है वो इस बिंदु पर आ रही है, ये तीनों किरणें इस बिंदु पर आ रही है। तो जब ये तीनों किरणें इस बिंदु पर आएंगी तो हम इन्हें अभिसारी कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज यानी सभी किरणें या किरणों का एक ही बिंदु पर आना, सभी किरणों का एक ही बिंदु पर आना, सभी किरणों का एक ही बिंदु पर आना, सभी किरणों का एक ही बिंदु पर आना। और अपसारी का मतलब इस बिंदु से ये किरण, इस बिंदु से दूसरी किरण, इस बिंदु से तीसरी किरण, ये तीनों किरणें इस बिंदु से बाहर जा रही है, यानी सभी किरणों का एक बिंदु से बाहर जाना, सभी किरणों का एक बिंदु से बाहर जाना। तो प्रकाश पुंज होते कितने हैं? प्रकाश पुंज 3 होते हैं। अगर मैं कहूं कि किरण पुंज कितने होते हैं तो किरण पुंज भी 3 होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। समांतर जब बराबर दूरी पर किरणें एक ही दिशा में जाए, जब बराबर दूरी पर किरणें एक ही दिशा में जाए तो वो समांतर किरण पुंज है। जब अभिसारी किरण जो है वो कह सकते हैं कि जब सभी किरणें एक ही बिंदु पर आए, जब सभी किरणें एक ही बिंदु पर आए तो अभिसारी किरण पुंज होता है। और अपसारी किरण पुंज जब सभी किरणें एक बिंदु से बाहर जाए तो अपसारी किरण पुंज होते हैं। यानी आपने किरण पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं चीजें बिल्कुल आराम से सीख लिया कि समांतर बराबर दूरी पर एक दिशा में चलना और अभिसारी एक बिंदु पर आना सभी किरणों का, और अपसारी यानी एक जगह से सभी किरणों का बाहर निकलना, एक बिंदु से सभी किरणों का बाहर निकलना। तो हमने देखा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। हमने समझा कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आगे सीखेंगे
कि प्रकाश जब किसी जगह चलता है सीधी रेखा में चलता है। जैसे गौर करिए, जरा चीजों को यहां देखेंगे। मान लीजिए कि यह कोई टॉर्च है, ठीक है, ये कोई टॉर्च है और टॉर्च के अंदर बल्ब है। जब हम टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च को जलाने के बाद विभिन्न दिशाओं में प्रकाश फैलता हुआ बाहर आएगा। विभिन्न दिशाओं में प्रकाश फैलता हुआ बाहर आएगा और बाहर आने के बाद मान लीजिए ये आपकी किताब पड़ी है, ये आपकी किताब है, इस किताब पर पड़ेगी और पढ़ने के बाद टकराएगी और मैं यहां पर हूं और टकराने के बाद ये मुझे दिखेगी। मैंने कहा कि मैंने एक टॉर्च को जलाया, टॉर्च से प्रकाश निकली और प्रकाश जब निकली और ये सभी प्रकाश किसी किताब पर पड़ती है। जब ये किसी किताब से टकराकर वापस आती है तो वापस आने के दौरान ये मुझे दिखाई पड़ती है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रकाश निकलने और किसी वस्तु से टकराकर मुझ तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी माध्यम से होकर गया है और यह माध्यम यहाँ क्या है? हवा। यह माध्यम हो सकता है कि नदी के भीतर पानी भी हो, तो यह माध्यम जो है वो हवा है और हम कह सकते हैं कि हवा एक प्रकार का प्रकाशीय माध्यम है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाशीय माध्यम क्या है? तो हम कह सकते हैं कि जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है और वो वस्तु तक पहुंचता है और वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है, इन क्रिया में, इस ट्रैवल में, इस पाथ में, इस रास्ते में, वो जिससे भी गुजरता है वह क्या है? प्रकाशीय माध्यम है। हवा, पानी, तेल, कांच, ये सभी प्रकाशीय माध्यम है। तो आपने चीजें सीख ली। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाशीय माध्यम क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाशीय माध्यम क्या है, प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो आप मुझे कहेंगे वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गुजरकर स्रोत से देखने वाले तक पहुंचता है। आप कहेंगे प्रकाशीय माध्यम वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश स्रोत से निकलकर दर्शक तक पहुंचता है, वो क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश स्रोत से निकलकर, प्रकाश जहां से उद्गम होता है वो प्रकाश के स्रोत है। जैसे मोमबत्ती प्रकाश को बाहर निकालती है तो मोमबत्ती प्रकाश का स्रोत हुआ और वहां के स्रोत से निकलकर दर्शक मैं हुआ, आप हुए, और भी कोई हो सकता है, वहां तक पहुंचता है। तो वो जिस मीडियम से गुजरता है वह मीडियम हवा, पानी, दूध, तेल, कुछ भी हो सकता है और वैसे माध्यम को हम प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। जैसे होगा हवा,
ये भी एक प्रकाशीय माध्यम है। तो मैंने आपको कहा कि मोमबत्ती से प्रकाश निकलकर आपकी आंखों तक पहुंचने में जिस भी रास्ते से गुजरती है उस रास्ते के माध्यम को ही प्रकाशीय माध्यम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। कौन सा मीडियम कहते हैं? ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। यानी ऑप्टिकल मीडियम इज ए मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम इज ए मीडियम इन विच लाइट travels from source of light to the observer, to the viewer। ये ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है तो वो मीडियम प्रकाशीय मीडियम है, वो प्रकाशीय माध्यम है। और ये कुछ भी हो सकता है, हवा हो सकती है, पानी हो सकती है, दूध हो सकती है, कांच भी हो सकती है, लकड़ी का कोई टुकड़ा हो सकता है, उसके भीतर से प्रकाश गुजर रहा हो। अब ये प्रकाशीय माध्यम कई रूपों में बांटा गया है। ये प्रकाशीय माध्यम जो है वो कई रूपों में बांटा गया है। वो रूप है वो इस प्रकार मैं लिख रहा हूं कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के हैं, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के हैं। तो पहला प्रकाशीय माध्यम है पारदर्शी। पहला प्रकाशीय माध्यम जो है वो है पारदर्शी। पारदर्शी, पार यानी पार होना, दर्शी यानी दिखना, मतलब वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश पार हो जाए, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश पार हो जाए उसे आप पारदर्शी माध्यम कह सकते हैं। मतलब वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, हम कह सकते हैं वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, वैसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे साफ पानी, जैसे साफ पानी में प्रकाश आर पार हो सकता है, चीजें आपको दिख सकती है, तो साफ पानी पारदर्शी माध्यम है। जैसे कांच का टुकड़ा, कांच के टुकड़े के भी आर पार दिख सकता है, तो कांच पारदर्शी माध्यम है। तो आपने देखा कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, वैसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे साफ पानी, जैसे कांच, ये सभी आपके पारदर्शी माध्यम है। अब हम बात करेंगे अपारदर्शी माध्यम के, कि अपारदर्शी माध्यम क्या है। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश क्या हो, आर पार नहीं हो, हम कह सकते हैं वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो सके, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो सके, वैसे माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो सके, वैसे माध्यम को हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे आपका होगा, जैसे दर्पण, आपके घर में कोई आईना है, मिरर है, जिसे हम दर्पण कहते हैं, तो दर्पण के आर पार नहीं दिखता, दर्पण के केवल सामने दिखता है, दर्पण के आर पार नहीं दिख सकता, तो दर्पण अपारदर्शी है। जैसे गंदा पानी जो है
उसके भी आर पार नहीं दिख सकता तो वो अपारदर्शी है। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे पीछे जो चीजें लिखी है वो आपको दिखाई नहीं दे सकती और मेरे हटने के बाद वो आपको दिखाई देगी। तो मैं, किताब, पेपर, पन्ना, ये सभी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी माध्यम होते हैं। तो जिससे प्रकाश पार हो सके वो पारदर्शी है और जिससे प्रकाश पार नहीं हो सके वो अपारदर्शी है। तो आपने देखा कि जिससे प्रकाश आर पार हो जाए वो पारदर्शी और जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो वो अपारदर्शी। साफ पानी पारदर्शी, गंदा पानी अपारदर्शी, कांच का टुकड़ा अपारदर्शी या पारदर्शी, तो पारदर्शी। और अगर कांच के पीछे पेंट करके हमने दर्पण बना दिया तो वो होगा पारदर्शी। यहां पर हमने दो माध्यम समझने का काम किया। अब तीसरा माध्यम होगा पारभासी। तीसरा माध्यम होगा पारभासी और इसे कुछ लोग अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं। इसका एक और नाम है अर्ध पारदर्शी। पारभासी कहें या अर्ध पारदर्शी कहें, यानी अर्ध पारदर्शी यानी आधा पारदर्शी, यानी कुछ चीजें पार हो, चीजें यानी प्रकाश, कुछ प्रकाश पार हो और कुछ प्रकाश पार नहीं हो, कुछ प्रकाश पार हो और कुछ प्रकाश पार नहीं हो, तो हम उसे बोलेंगे पारदर्शी। यानी अर्ध पारदर्शी वैसा माध्यम है जिससे प्रकाश आंशिक रूप से हल्का फुल्का पार हो जाता है, उसे हम पारभासी या अर्ध पारदर्शी कहते हैं। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, वह पारभासी कहलाता है। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, उसे पारभासी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच, कांच को अगर घिस दिया जाए तो कांच के घिसे हुए रूप में जब हम देखेंगे तो प्रकाश आर पार हल्का हल्का होता है और उसके ठीक सामने वाली जो चीजें हैं वो आपकी धुंधली दिखेगी, यानी कुछ हिस्सा प्रकाश का पार होता है और कुछ हिस्सा प्रकाश का पार नहीं होता है, यानी हम उसी को पारभासी कहेंगे या अर्ध पारदर्शी कहेंगे। तो पारदर्शी जिनसे प्रकाश पार हो, अर्ध पारदर्शी जिनसे प्रकाश हल्का पार हो, आंशिक रूप से पार हो, और अपारदर्शी जिनसे प्रकाश पार न हो। दर्पण अपारदर्शी, कांच पारदर्शी और घिसा हुआ कांच पारभासी होता है। घिसा हुआ कांच क्या होता है? पारभासी होता है। तो घिसा हुआ कांच जो है वो पारभासी होता है। तो हमने यहाँ पर तीन माध्यम देखने का काम किया। हमने तीन माध्यम को सीखा, तीन माध्यम को समझा, तीन माध्यम को यहाँ पर हमने रीड किया कि तीन माध्यम कौन कौन से होते हैं, तीन माध्यम कौन कौन से होते हैं आपने सीखा। अब मैं यहाँ पर ध्यान दूं अगले माध्यम की ओर। हम बात करेंगे समसमत्र।
हम बात करेंगे समसमत्र माध्यम की। समसमत्र माध्यम, समसमत्र माध्यम क्या होता है? वैसा माध्यम जिनमें हर जगह प्रकाश का गुण बराबर हो। हर जगह प्रकाश का गुण क्या हो? बराबर हो। वैसे माध्यम को समसमत्र माध्यम कहते हैं। वैसे माध्यम को समसमत्र माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर पानी हो और यह पानी ठंडा पानी है, ठीक है। यह पानी जो है वो ठंडा पानी है। जब प्रकाश इसके भीतर जाएगा, जब प्रकाश इसके भीतर जाएगा, जब प्रकाश इसके भीतर जाएगा तो इसके भीतर जाने के बाद, इसके भीतर जाने के बाद प्रकाश जो है वो धीरे धीरे जब इससे गुजरेगा तो यहां पर प्रकाश का जो चाल होगा, यहां पर जो प्रकाश की चाल होगी, यहां पर प्रकाश की जो चाल होगी, यहां पर प्रकाश की जो चाल होगी वो सब जगह बराबर है। तो यहाँ 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 सब जगह प्रकाश का गुण आपस में बराबर है। तो ऐसे माध्यम को समसमर्थ माध्यम कहेंगे, यानी वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिनके जिनके प्रत्येक बिंदु पर, जिनके प्रत्येक बिंदु पर, जिनके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश का गुण बराबर हो, जिनके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश का गुण बराबर हो, प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश का गुण क्या हो? बराबर हो। मैंने आपको बताया कि वैसा माध्यम जिनके प्रत्येक बिंदु का या प्रत्येक बिंदु पर, यहां पर लिख देंगे प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश का गुण बराबर हो, वैसे माध्यम को समसमत्र माध्यम कहेंगे। जैसे ठंडा पानी या फिर गर्म पानी, ठंडा पानी या फिर गर्म पानी, या फिर हवा, या फिर आपका तेल, कांच। तो ऐसे माध्यम को हम समसमर्थ माध्यम कहते हैं। तो आपने देखा कि वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश का गुण आपस में बराबर हो, वैसे माध्यम को हम समसमर्थ माध्यम कहेंगे। अब हम चीजें आगे समझेंगे कि समसमर्थ माध्यम के बाद और कौन सा चीज है और कौन सा माध्यम होता है। तो एक माध्यम मैं आपको और बताऊंगा, उस माध्यम का नाम होगा असमसमत्र। असमसमत्र यानी वैसा माध्यम, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये समसमत्र माध्यम का उल्टा है। तो वैसा माध्यम जिनके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश का गुण आपस में बराबर नहीं है, वैसा माध्यम जिनके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश का गुण आपस में बराबर नहीं है, वैसे माध्यम को असमसमर्थ माध्यम कहते हैं। वैसे माध्यम को असमसमर्थ माध्यम कहते हैं। जैसे अगर मैं गर्म पानी और ठंडे पानी का मिश्रण ले लूं, अगर मैं गर्म पानी और ठंडे पानी का मिश्रण ले लूं, तो मान लीजिए ये जो काला हिस्सा है वो ठंडे पानी का है और ये जो लाल वाला हिस्सा है वो गर्म पानी का है। लाल वाला हिस्सा गर्म पानी का और ये जो काला वाला हिस्सा है वो ठंडे पानी का। तो जब इसमें प्रकाश इंटर करेगी, जब इसमें प्रकाश प्रवेश करेगी,
तो ठंडे पानी में चाल कुछ और होगा, और जैसे ही गर्म पानी में आएगी चाल कुछ और होगा, फिर ठंडे पानी में आएगी तो चाल कुछ और होगा, यानी चाल बदलेगा। तो यहां पर चाल मान लो x, यहां पर चाल y, यहां पर फिर चाल x, अगली बार y, दो ठंडे मिलने पर x फिर y, इस तरह का होगा। तो यहां पर प्रकाश की चाल बदल गई, यानी प्रकाश का गुण बदल चुका है। तो आप कह सकते हैं कि गर्म पानी और ठंडे पानी का जो मिश्रण है वो असमसमत्र माध्यम है, यानी वैसा माध्यम जिनमें प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश का गुण अलग अलग होता है, प्रकाश का गुण अलग अलग होता है, वैसे माध्यम को क्या कहेंगे? असमसमत्र माध्यम कहेंगे। जैसे गर्म पानी और ठंडे पानी का मिश्रण, ये आपका असमसमत्र माध्यम है। जैसे गर्म हवा और ठंडी हवा का जो मिश्रण है वो असमसमत्र माध्यम है। तो हम माध्यम के 5 प्रकार को देख चुके हैं: पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम, और समसमर्थ और समसमर्थ माध्यम। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में और समसमर्थ माध्यम से जाएंगे कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।